था। इस वक्त क्रेमलिन से लेकर कीव तक में हलचल बहुत ज्यादा तेज है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने दावा किया कि दिसंबर तक रूस 1 लाख सैनिक खो देगा, यानी कि रूस के 1 लाख सैनिक मारे जाएंगे इस महायुद्ध में। इस दावे की सच्चाई के लिए यूक्रेन ने अब तक मारे गए रूस के सैनिकों का आंकड़ा भी जारी किया है। रूस के सैनिकों के इस तरह मारे जाने के बाद मॉस्को में खलबली ही खलबली मची हुई है। इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए सैनिकों की भरपाई के लिए आखिर क्या है पुतिन का ये एक्शन प्लान। जिसकी लाल सेना की दुनिया में तूती बोलती है, जिस सेना ने शीत युद्ध के दौर में अमेरिका को हिला दिया, जिस सेना के कारनामे दुनिया भर में याद किए जाते हैं, वो सेना आज एक ऐसे देश से वॉर में हारती दिख रही है जिसके पास ना उसके समान सैनिक हैं, ना हथियार हैं। लेकिन जंग की जमीन पर दुश्मन से ज्यादा रूस की सेना मारी जा रही है। पुतिन की सेना पस्त है, त्रस्त है, लहूलुहान है। शायद ही कोई दिन गुजरता हो जब रूस के सैनिकों का यूक्रेन आर्मी के सामने सरेंडर का वीडियो नहीं आता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, अनगिनत। क्रेमलिन में पुतिन जैसे बेहद ताकतवर नेता के लिए ये हालात बेचैनियों से भरे हैं। क्रेमलिन के दरवाजों के पीछे प्रेसिडेंट पुतिन इसी रूसी सेना के भूत, भविष्य और वर्तमान पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन खुद मानते हैं कि शक्ति है जिसके साथ जमाना देगा उसका साथ। और ये शक्ति पुतिन से छिनती दिख रही है। रूस की सेना कमजोर पड़ रही है। सही सुना आपने, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिशाली सेना रखने का दावा करने वाले रूस के पास यूक्रेन फ्रंट पर लड़ने के लिए सेना की संख्या कम पड़ रही है। आपके ज़हन में तत्काल सवाल उठेगा कि क्या ये सच है? इस बात की तस्दीक होनी मुश्किल है, क्योंकि रूस और यूक्रेन के अलग अलग दावे हैं कि जंग में पुतिन के कितने सैनिकों ने जान गंवाई। यूक्रेन का दावा है कि 89,000 रूसी सैनिक मारे गए। रूस का दावा है कि अब तक 6,000 उसके सैनिक मारे गए। लेकिन इन दोनों दावे से अलग एक रिपोर्ट कहती है कि 25 दिसंबर से पहले रूस की 1 लाख सेना यूक्रेन में मारी जा सकती है। वैसे रूस के 1 लाख सैनिकों के मारे जाने का दावा अमेरिकी मिलिट्री के जनरल मार्क मिले पिछले महीने ही कर चुके हैं। हालांकि रूस में कितने सैनिक युद्ध भूमि में खेत रहे, इसकी 100% रिपोर्ट फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन रूस की फौज के मौत के आंकड़े पुतिन की आंखों में उबाल भरने के लिए काफी हैं। लिहाजा पुतिन अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहे हैं। सेना में भर्ती जारी है, लेकिन कितनी? खबर है कि सेना में जो भर्ती किए जा रहे हैं उन्हें ओल्ड आर्मी कह सकते हैं, क्योंकि उनमें ज्यादातर की उम्र 45 साल से ऊपर की है। पिछले हफ्ते बताया गया कि पुतिन सेना में 20 लाख की भर्ती करना चाहते हैं, जिसमें से करीब 3 लाख की महिला ब्रिगेड बनेगी। उसके बाद खबर आई कि पुतिन सेना की तादाद बढ़ाने के लिए खूंखार कैदियों को भी सेना में शामिल कर रहे हैं। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से भी ज्यादा अपराधियों को शामिल किया है।
ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इन अपराधियों में हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और यहाँ तक कि नरभक्षी को भी इस फौज में शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इन सब की सजा माफ कर देगा, या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी। अब खबर आ रही है कि पुतिन अपनी सेना में फुटबॉल मैच के दौरान हुड़दंग मचाने वाले नागरिकों को मिलिट्री ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। इन हुड़दंगियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि इन्हें यूक्रेन के मोर्चे पर भेजा जा सके, क्योंकि यूक्रेन में रूस की आर्मी की गत बन गई है। हर आजमाए हथियार मन मुताबिक कामयाबी पाने में नाकाम रहे हैं। न मिसाइलों की रफ्तार, न गोलों की हाहाकार, न अंधाधुंध फायरिंग की आवाज। यूक्रेन किसी भी तरह सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है और इधर आलम यह है कि रूस को ही सेना की कमी होने लगी है। जंग जीतना तो दूर की बात, ये तथ्य चौंकाता भी है और रूस की आर्मी की स्ट्रेंथ के बारे में सोचने के लिए बाध्य भी करता है। पुतिन जिन्हें आर्मी में भर्ती कर रहे हैं उन्हें रूस में फुटबॉल ठग कहा जाता है। ये लोग एयरबोर्न फोर्स के 106 गार्ड डिवीजन में रखे जाएंगे। इन लोगों को आप इस स्कल मास्क में मार्च करते हुए देख सकते हैं। रिपोर्ट में बात सामने आ रही है कि ये लोग मॉस्को से 125 किलोमीटर दूर टूला आर्सेनल फुटबॉल ग्रुप के समर्थक हैं। सेना में भर्ती के बाद इन सभी लोगों की पहचान छुपा कर रखी गई। रूस के पास कितनी सेना है? रूस की सेना यूक्रेन में नाकाम क्यों रही है? रूस की सेना इस लेवल पर क्यों मारी जा रही है? रूस की घटती सेना की संख्या को क्या समाज में उपद्रव करने वाले उपद्रवियों की भर्ती के भरोसे जंग जीती जा सकती है? हमने रूस की आर्मी की यूक्रेन में हार के कारणों की तलाश करने के लिए इंटरनेट पर मौजूद बहुत सी जानकारियां हासिल की। कई रिपोर्ट्स के फैक्ट्स को क्रॉस वेरीफाई किया और जो बातें समझ में आई वो ये कि पुतिन तत्काल सैनिकों की संख्या नहीं बढ़ाते तो अभी तो ज़ेलेंस्की खेरसॉन ही पहुंचे। क्राइमिया पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा, लेकिन पुतिन ऐसा होने नहीं देंगे। अब सवाल उठता है कि तो फिर पुतिन रूसी सैनिकों की तादाद में इजाफा कैसे करेंगे? इसकी पूरी डिटेल आपको दिखाएं, उससे पहले रूस की सेना का गौरवशाली अतीत देख लीजिए। दशकों से रूस की सेना को दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में एक समझा जाता रहा है, एक परमाणु हथियार संपन्न सेना के तौर पर। दुनिया इस बात को हर समय याद रखे। इसके लिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार सेना की परेड और सैन्य अभियान कराते रहते हैं। दस्तावेजों पर रूस की सशस्त्र सेना का दावा है कि उनके पास करीब 10 लाख सैनिक हैं। युद्ध के बाद 3 लाख और सैनिकों की बिल्कुल नई भर्ती की गई है और इसके बाद अब लगातार रूस में सैनिक भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। यूक्रेन में रूस की सेना और साजो सामान के नुकसान की ये पूरी डिटेल है कि यूक्रेन में पुतिन इतना खो चुके हैं कि अब बस नहीं हुआ तो रूस को लेने के देने पड़ सकते हैं। चौबीस फरवरी से अब तक रूस के सिर्फ 1,500 तो आर्मी अफसर मारे गए। मारे गए अफसरों में 160 जनरल और कर्नल थे। जनरल और कर्नल की कमांड में ही सैनिक युद्ध लड़ते हैं और उनकी डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, लिहाजा पुतिन नए सैनिक तो बहाल कर लेंगे, लेकिन उन्हें ऑर्डर देने वाले कर्नल और जनरल कहां से लाएंगे? सवाल ये उठ रहा है कि पुतिन को इतने बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती की जरूरत क्यों पड़े? तो कहा जा रहा है सीमा पर तैनाती योग्य रूसी सेना की ज्यादातर टुकड़ियों को यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल कर लिया गया है। कई एक्सपर्ट का तो यहां तक मानना है कि युद्ध का इतना लंबा खिंचना ये साबित करता है कि दुनिया ने रूसी सेना की ताकत के बारे में जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर अनुमान लगाया था। रूसी सैन्य ताकत की स्थिति को इस बात से भी समझा जा सकता है कि मौजूदा समय में वहां किस तरह से लोगों को भर्ती किया जा रहा है और मोर्चे पर भेजा जा रहा है। पुतिन के पास विकल्प ना के बराबर है। पुतिन को यूक्रेन युद्ध से बाहर आना है, जल्दी आना है, लेकिन जीत कर, क्योंकि हमला उन्होंने किया है और बिना जीत पांव खींचने का मतलब होगा दुनिया को मैसेज देना कि वो यूक्रेन से हार गए। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि मोर्चे पर बहुत से लोगों को खड़ा कर देने से रूस के लोगों की किसी भी समस्या का हल नहीं निकलने वाला। अच्छी तरह प्रशिक्षित और हथियारों से लैस भाड़े की सेना भी मनचाहा प्रभाव नहीं दिखा पाती। लिहाजा जरूरी है जो सेना पुतिन युद्ध के मोर्चे पर भेज रहे हो
वो भेजे जाने से पहले अच्छी तरह से प्रशिक्षित हो और उनके पास हथियार हो। फिलहाल इन सैनिकों को महज 1 या 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद ही भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि तमाम लोगों को बिना किसी प्रशिक्षण और हथियार के ही भेज दिया जा रहा है। सोचिए, इस परिस्थिति में रूस के ताजा भर्ती सैनिक यूक्रेन युद्ध में क्या वीरता दिखाएंगे। यही वजह है कि पुतिन पर सेना के भर्ती के दौरान कैनन फोडर के संगीन इल्जाम लग रहे हैं। मैरियम वेबस्टर के मुताबिक कैनन फॉडर का मतलब उन सैनिकों से है जो सबसे कमजोर होते हैं, जिन्हें केवल चारे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी युद्ध में दुश्मन देश की सेना को मारना जितना जरूरी है, उतना ही खुद के सैनिकों को भी बचाना होता है। लेकिन कैनन फॉडर वो होते हैं जिनकी किसी को परवाह नहीं होती है। लेकिन पुतिन को लगता है कि उन्हें अपने सैनिकों की परवाह है, बस उन्हें किसी भी कीमत पर यूक्रेन जंग में जीत चाहिए और इस रास्ते में रूस के सैनिकों का मरना तय है। अभी पिछले हफ्ते रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन गए सैनिकों की मां और पत्नियों से जो कहा, उसे एक बार फिर से जरूर सुनना चाहिए। Я с ними иногда говорю, я по телефону с некоторыми, и по телефону говорил напрямую с ребятами прям. Но во всяком случае я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. खेरसौन की हार के बाद रूस की सेना का मोराल हाई नहीं है। रूस की सेना हर मोर्चे पर मात खा रही है, लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है कि अब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले और तेज कर दिए हैं। ये हमले ना सिर्फ पुतिन की वॉर स्ट्रेटजी का सबूत देते हैं, बल्कि पुतिन की जीत के दावे को भी खोखला नहीं होने देते। रूस ने अब तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो कई एक्सपर्ट का मानना है कि पुतिन को ये दिन ही नहीं देखने पड़ते, क्योंकि पुतिन ने जंग के लिए कहा कि ये स्पेशल आर्मी ऑपरेशन है, युद्ध नहीं। और नतीजा हुआ कि बिल्कुल शुरुआत से ही अमेरिका से मांगे जैवलिन की प्रचंड मार से रूस के टैंक तबाह होने लगे और रूस के सैनिक उसमें झुलसने लगे। पुतिन शायद भूल कर बैठे कि यूक्रेन युद्ध घंटों, दिनों या महीनों में नहीं, सालों में जीता जा सकता है। नतीजा है कि रूस की सेना में भर्ती की गिनती भी स्लो होने वाली है, क्योंकि रूस का एक वर्ग पुतिन के युद्ध के फैसले के खिलाफ ही खड़ा है। दिख रहा है, जिसे सैनिक नहीं बनना, यूक्रेन के खिलाफ नहीं लड़ना। देखिए, पूरी दुनिया अपने ड्राइंग रूम में चैन से टीवी देख रही है, लेकिन इस दौरान कुछ पल ऐसे भी होते हैं जब कहीं दूर परमाणु हमले का खतरा अचानक बढ़ जाता है और पूरी दुनिया इससे अनजान होती है। हम आपको उन 8 घंटे की रिपोर्ट दिखाते हैं जब रूस और चीन के बॉम्बर्स ने अमेरिका के सामने परमाणु युद्ध वाली घंटी बजा दी थी। घंटे तक अमेरिका को पुतिन और शी जिनपिंग ने मिलकर धरा। आखिर 8 घंटे तक क्या हुआ कि बाइडेन घबरा रहे और उनका शक पुतिन और शी जिनपिंग पर गहराता गया। क्या रूस और चीन दोनों मिलकर अमेरिका के लिए खतरा बनेंगे? ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कहा जा रहा है कि अब पुतिन और शी जिनपिंग नया परमाणु गठबंधन बना चुके हैं। क्या दोनों मिलकर कोई न्यूक्लियर धमाका करेंगे? आखिर हुआ क्या? इसे समझने के लिए आपको 2 बहुत ही सीक्रेट फ्लाइट के बारे में जानना चाहिए। रूस से एक परमाणु बम वर्षक विमान उड़कर चीन पहुंचा और इसी तरह चीन का परमाणु बॉम्बर उड़कर रूस पहुंचा, लेकिन दोनों ने जो रूट अपनाया वो जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका को डराने वाला है। दोनों देशों के बॉम्बर जापान के बहुत करीब से उड़े और तो और जापान की धड़कनें ऐसी बढ़ी कि पूरा एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट कर दिया गया और जापान भी जवाबी हमले के लिए तैयार होने लगा। नवंबर के आखिर में क्या हुआ उसे इस एयरबेस की गतिविधियों से समझिए। यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन का एक ऑर्डर आया,
और पूरा एयरबेस एक्टिव हो गया। मिशन के लिए फौरन रूस का एक खतरनाक न्यूक्लियर बॉम्बर तैयार किया जाने लगा। ये पुतिन का बहुत ही पावरफुल शो है जो दुनिया में बहुत से देशों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। पुतिन का न्यूक्लियर बॉम्बर वाला लॉन्चिंग पैड एक्टिव हो गया। क्या पुतिन का मिसाइल वाला ऑर्डर भी जल्द आने वाला है? ऐसी बातें इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें साबित कर रही हैं कि यूरोप के बाद एशिया में दो बड़े वॉर जोन वाला डर सतह पर आ गया है। पुतिन ने यूरोप के बाद एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भी अपने स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ये है रूस का Tu-95 न्यूक्लियर बॉम्बर। रूस ने अपने इस दशकों पुराने बॉम्बर को अब एक नई ड्यूटी पर तैनात कर दिया है। इस जहाज में लगे प्रोपेलर की आवाज गजब की है। ये जितना जमीन पर डराती है उतना ही खौफ इसके उड़ने के बाद दिखता है। इसके प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से बहुत साफ सुनाई देती है। ये रूस की परमाणु स्ट्राइक वाली फ्लीट का बड़ा हिस्सा है। रूस के पास ऐसे 50 से भी ज्यादा बॉम्बर हैं, जिनमें से कई जहाज अब पुतिन ने जिनपिंग की रिक्वेस्ट पर जापान और कोरिया के आसपास पेट्रोलिंग के लिए तैनात कर दिए हैं। रूस के Tu-95 और चीन के H-6 के बॉम्बर अब पूर्वी चीन सागर और जापान सागर के ऊपर मिलकर नजर रख रहे हैं। दो देशों के न्यूक्लियर बॉम्बर का इस तरह साथ होना हवाई गश्त से ज्यादा धमकी मानी जाएगी, क्योंकि ये दोनों परमाणु हमले के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। चीन के बॉम्बर के साथ जब रूस के Tu-95 बॉम्बर ने 13 घंटे तक लगातार उड़ान भरी, तो इसका सबसे ज्यादा मकसद ये था कि टोक्यो से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक रूस और चीन की जुगलबंदी वाला ये मैसेज समझ जाए। Members of our alliance remain concerned by the PRC's coercive policies, by its use of disinformation, by its rapid, opaque military buildup, including its cooperation with Russia. But we also remain committed to maintaining a constructive dialogue with China wherever we can, and we welcome opportunities to work together on common challenges. रूस अब तक यूक्रेन में बिजी है, लेकिन अब उसने अपने पर फैलाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन उसका ताजा चैलेंज यहाँ भी अमेरिका को है। रूस ये दिखाना चाहता है कि जिनपिंग अकेले नहीं है, और अगर इंडो पैसिफिक इलाके में अमेरिका ने चीन को परेशान किया तो रूस भी कुछ न कुछ जरूर करेगा। Tu-95 की ये खतरनाक उड़ान इस बात का भरोसा दिलाने की बहुत बड़ी कोशिश कही जाएगी। रूस का बॉम्बर Tu-95 और चीन का बॉम्बर H-6 के क्या कर सकता है, अब इसे बहुत अच्छी तरह से समझिए। ये 650 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है और रीफ्यूलिंग के बाद से 8,500 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन कर सकता है। ये 15,000 किलो के बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसमें ऐसी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं जिनकी रेंज 3,000 किलोमीटर तक है। 1956 में सोवियत संघ की वायुसेना में शामिल हुए इस जहाज से पुतिन बाल्टिक देशों को हमेशा डराते रहे हैं। तो यूक्रेन में युद्ध देखकर जिनपिंग पर भी जंग का ऐसा खुमार चढ़ा है कि वो अपने सभी दुश्मनों में पुतिन वाले स्टाइल में खौफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए चीन का H-6 के बॉम्बर का बॉम्बिंग पैकेज क्या है। क्या इस पुराने विमान का नया वर्जन भी डराने में पीछे नहीं है? H-6 के बॉम्बर 12,000 किलो वजन के बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। इसका मेन हथियार CG-20 क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 2,000 किलोमीटर है। ये ऐसी 6 मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। चीन के पास ऐसे 170 बॉम्बर हैं। ये चीन के लॉन्ग रेंज मिशन की सबसे भयानक तस्वीर कही जा सकती है। जब ये आसमान में होता है तो रिफ्यूलिंग के बाद ये प्रशांत महासागर में अमेरिका के गुआम मिलिट्री बेस तक को परमाणु हमले से पूरी तरह खत्म कर सकता है। जिनपिंग ने रूस के साथ मिलकर अपनी बॉम्बर वाली ये पावर इसलिए दिखाई है क्योंकि वो अमेरिका को बताना चाहते हैं कि उसका क्वाड वाला खौफ चीन को डराने में काम नहीं आएगा। चीन अमेरिका को खबरदार करना चाहता है कि जो हाल यूक्रेन का रूस ने किया है, कुछ वैसे ही हालात इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका के दोस्तों के हो सकते हैं। We do not seek conflict with China. On the contrary, we want to avoid it. We don't want a new Cold War. We're not looking to decouple our economies. We're simply looking to be clear-eyed about some of the challenges that China poses. And again, as I said, to make sure that in addressing those challenges, we're doing it with others. Everything that I heard today just reinforces the convergence on that point.
जब रूस और चीन के बॉम्बर की आहट जापान और दक्षिण कोरिया को मिली तो उन्होंने फौरन अपने फाइटर जेट काउंटर करने के लिए तैनात किए। जापान का F-15 फाइटर जेट जो उसने अमेरिका से ही खरीदा है, उसने नजदीकी एयरबेस से टेक ऑफ किया ताकि रूस और चीन के बॉम्बर्स को हवाई सीमा में एंटर होने से पहले रोका जा सके। इसी खतरे को समझते हुए रूस और चीन के बॉम्बर्स को सुखोई फाइटर एस्कॉर्ट कर रहे थे, ये दिखाने के लिए कि एयर डिफेंस के लिए उनकी तैयारी पूरी है। उधर दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया और जापान के फाइटर जेट रूस और चीन के इस बॉम्बर पेट्रोल पर करीब से रिकॉर्ड करने लगे। देखा जाए तो दक्षिण कोरिया और जापान को डराने वाले पुतिन के इस पावरफुल शो से क्या होगा? सवाल है कि क्या पुतिन वाकई टेंशन को इस लेवल पर ले जाना चाहते हैं कि अमेरिका को भी एहसास हो जाए कि यहां भी यूक्रेन जैसी गलती दुनिया में खतरनाक जंग की शुरुआत कर सकती है। वैसे रूस ने अपने सभी खतरनाक बॉम्बर नहीं दिखाए हैं। ये ऐसे बॉम्बर हैं जिससे यूरोप तो बहुत अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि इन बॉम्बर्स को यूरोप पर किसी भी बड़े न्यूक्लियर हमले के लिए ही तैयार किया गया है। अब देखिए, ये है Tu-160। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्बर है जो आवाज की गति से भी तेज उड़ता है। रूस के पास ऐसे 17 से ज्यादा बॉम्बर हैं और इनकी तादाद 25 से भी ज्यादा किए जाने की तैयारी है। 40,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ने वाला ये बॉम्बर आसमान में अमेरिका की सबसे बड़ी दहशत माना जाता है। रूस ने विक्ट्री डे परेड पर इस विशाल बॉम्बर को दिखाने की तैयारी की थी, लेकिन मौसम की वजह से फ्लाई पास्ट वाला शो नहीं हो पाया। वहीं रूस का एक और बॉम्बर तो बहुत ही खतरनाक माना जाता है, ये Tu-22, जिसे कम वक्त में डिप्लॉय किया जा सकता है। ये भी Tu-160 की तरह सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ता है और 22,000 किलो बम और मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ये सभी बॉम्बर रूस की बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियर फोर्स का खास हिस्सा माने जाते हैं। ऐसे में Tu-95 और H-6K के साथ रूस और चीन ने अगर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बॉम्बर उड़ाने वाली हिमाकत की है, तो सवाल है कि अमेरिका और उसके साथियों के पास पुतिन और जिनपिंग को डराने के लिए क्या है। अब उसके बारे में कुछ एक छोटी सी लिस्ट देख लीजिए। अमेरिका के पास B-52 बॉम्बर है, ये 32,000 किलो के बम लेकर उड़ता है। ये एक न्यूक्लियर बॉम्बर है। 8 इंजन की पावर से उड़ने वाला B-52 दुनिया का सबसे पुराना और सबसे खतरनाक बॉम्बर माना जाता है। 60 के दशक में अमेरिकी एयरफोर्स का हिस्सा बनने के बाद इसे लगातार आधुनिक बनाया गया और यही वजह है कि 60 के बाद ये आज भी उड़ान भर रहा है। अमेरिका के पास B-1 बॉम्बर है। ये 34,000 पेलोड के साथ 24 क्रूज मिसाइल लेकर उड़ सकता है। रफ्तार 1,500 किलोमीटर प्रति घंटा है। B-1 बॉम्बर अमेरिका का वो बॉम्बर है जो सबसे तेज उड़कर दुनिया की किसी भी लोकेशन पर पहुंच सकता है। एक बार में ये अमेरिका से उड़ने के बाद दुनिया में कहीं भी मिशन को अंजाम दे सकता है। इसलिए अगर जिनपिंग ने H-6K के साथ कुछ बदमाशी करने की सोची तो अमेरिका का सबसे पहला अटैक इसी बॉम्बर से होगा। अफगानिस्तान में इस बॉम्बर ने सैकड़ों मिशन अंजाम देकर ऐसी जगह पर बम गिराए हैं जिसने एक वक्त में तालिबान की कमर तोड़ कर रख दी थी। जाहिर है चीन के लिए यह बहुत बड़ा चैलेंज माना जाएगा, लेकिन शी जिनपिंग के लिए अमेरिका का सरप्राइज पैकेज कुछ और है। ये है अमेरिका का स्टेल्थ B-2 बॉम्बर जो रडार की पकड़ में नहीं आता और खामोशी से बमबारी करके निकल जाता है। B-2 की पहचान इसकी बनावट का डिजाइन है। अमेरिका के पास ऐसे 8 बॉम्बर हैं और वो अमेरिका से ही उड़ान भरकर दुनिया में कहीं भी बमबारी का मिशन पूरा कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर अटैक भी कर सकता है और स्पेशल वेपन डिलीवरी में भी काम आ सकता है। ये तीनों बॉम्बर ऐसे हैं जो पेंटागन के लिए कहीं से भी उड़कर दुनिया के किसी भी ठिकाने पर ऑन डिमांड बमबारी कर सकते हैं। दुनिया ने इनके मिशन अफगानिस्तान में देखे हैं, इराक में देखे हैं, लीबिया और सीरिया में भी इनका इस्तेमाल किया गया है। इसलिए जाहिर है कि अमेरिका ने भी अब बताना शुरू कर दिया है कि चाहे वॉर जोन कोई भी हो, यूरोप में उसने नाटो देशों के रूप में रेड लाइन तय कर दी है। साथ ही ताइवान को लेकर भी बाइडेन कह चुके हैं कि चीन ने अगर हमला किया तो अपनी फौज को ताइवान जरूर भेजेंगे। सवाल है कि क्या यहाँ भी नाटो का कोई रोल हो सकता है? NATO is an alliance of Europe and North America, but the challenges we face are global, and we must address them together in NATO.
We do not see China as an adversary. We will continue to engage with China when it is in our interests, not least to convey our united position on Russia's illegal war in Ukraine. पुतिन अपनी परमाणु मिसाइल का दम दिखा चुके हैं। RS-28 ऐसी ही बहुत खतरनाक मिसाइल है। इसे लेकर रूस की मीडिया ब्रिटेन को मिसाइल अटैक से डरा चुकी है। खुद पुतिन कह चुके हैं कि दुनिया ने अगर रूस के सामरिक हितों और अड्डों पर नजर बढ़ाई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए पुतिन की न्यूक्लियर फोर्स को कोई हल्के में नहीं ले सकता। पुतिन के दुश्मन भी जानते हैं कि पुतिन की गति और करनी में कोई फर्क नहीं होता। तो अमेरिका ने चेतावनी दी है कि चीन 1500 न्यूक्लियर बम बनाने की तैयारी में पूरी तरह से जुटा हुआ है। मतलब ये कि सुपर पावर अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के रिपोर्ट में भी शी जिनपिंग के सीक्रेट परमाणु फैक्ट्री की एक से बढ़कर एक जानकारियां हैं। ये रिपोर्ट जरूर देखिए। DF-21 रेंज 2000 किलोमीटर। DF-21 की रेंज 2000 किलोमीटर। ये चीन की कैरियर किलर मिसाइल है। चीन की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल DF-31 रेंज 11000 किलोमीटर। चीन की DF-41 इसकी रेंज 15000 किलोमीटर। चीन की बहुत बड़ी परमाणु मिसाइल DF-5 रेंज 13000 किलोमीटर। चीन की पनडुब्बी से दागी जाने वाली मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से ज्यादा है। चीन के इस मिसाइल जखीरे के बारे में बताने की बहुत बड़ी वजह है। वो वजह है पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर की ये प्रेस ब्रीफिंग। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि चीन का परमाणु तहखाना इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा चैलेंज पेश करने जा रहा है। चीन की परमाणु मिसाइल स्टोर अमेरिका जैसे सुपर पावर के लिए चुनौती बन रहा है। चीन की ऐसी मिसाइल जो अमेरिका तक हमला कर सकती है, इसे लेकर पेंटागन को फौरन कुछ करना होगा। Congressionally mandated report serves as an authoritative assessment of DoD's pacing challenge and charts the current course of the PRC's military and security strategy. The report plays a vital role in informing our understanding of our pacing challenge, and it shows again why the National Defense Strategy is laser-focused on the right issues and on the operational concepts, capabilities, and resources we need today and into the future. पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में तेजी आई है। जिनपिंग जानते हैं कि जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, तब तक वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि चीन अब अपने न्यूक्लियर पावर को बढ़ाने में लगा है, अपने परमाणु हथियारों को मॉडर्नाइज कर रहा है। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पैट्रिक राइडर का दावा है कि चीन अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को तेजी से बढ़ा रहा है और यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पास करीब 350 परमाणु हथियार हैं। पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2027 तक 700 परमाणु हथियार बना लेगा। वहीं 2030 तक अपने जखीरे में लगभग 1000 परमाणु हथियार जमा कर लेगा और 2035 तक चीन के परमाणु तहखाने में 1500 परमाणु हथियार तैयार हो जाएंगे। साफ है, चीन की मंशा आने वाले दिनों में दुनिया पर न्यूक्लियर धाक जमाने की है, क्योंकि 1500 परमाणु हथियार तैयार कर लेने के बाद चीन दुनिया का तीसरा बड़ा न्यूक्लियर सुपर पावर बन जाएगा।
फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की रिपोर्ट बताती है दुनिया में सबसे अधिक 5,977 परमाणु हथियार रूस के पास है। दूसरे नंबर पर 5,428 परमाणु हथियारों वाला अमेरिका है। वहीं पेंटागन की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन 2035 तक 1,500 परमाणु हथियार बना लेगा। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने चीन के अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज की सैटेलाइट तस्वीर जारी की है। दावा किया जा रहा है कि चीन के पश्चिमी शहर यमन के पास एक रेगिस्तान में रोबस्ट परमाणु मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 120 से ज्यादा साइटों का निर्माण कर रहा है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिसकी जद में अमेरिका भी होगा। जापान के इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन के पास 1900 के करीब जमीन से मार करने वाली मिसाइलें हैं। वहीं समंदर से मार करने वाली 300 मिसाइलों को चीन ने बना रखा है। साल 2020 में चीन ने अकेले 250 मिसाइलों का परीक्षण किया था। ये पूरी दुनिया में किए गए कुल मिसाइल टेस्ट से ज्यादा है। चीन के पास इस समय अंतरिक्ष में 200 निगरानी रेडार हैं, जो धरती का चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी का दावा तो यहां तक है कि चीन मिलिट्री एक्शन कर ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए जरूरी सैन्य क्षमता हासिल कर चुका है। अगर ताइवान जंग में अमेरिका ने चीन की राह में रोड़ा अटकाया तो वो अमेरिका के साथ भी जंग लड़ने को अपनी सेना को तैयार कर रहा है। दावा है कि अमेरिका पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि अमेरिका की टॉप न्यूक्लियर लैब में काम कर चुके वैज्ञानिक अब चीन के लिए मिसाइल और ड्रोन बना रहे हैं। दावा है कि अमेरिका के हथियार, अमेरिका की तकनीक का चीन के वैज्ञानिकों की मदद से नकल कर चीन अमेरिका को मात देने में लगा है। अमेरिका ने एक प्राइवेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि इन वैज्ञानिकों की वजह से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ गई है। फौजी की तरफ से आई इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 2 दशकों में अमेरिका की टॉप न्यूक्लियर लैब लॉस अल्मोस नेशनल लेबोरेटरी में काम करने वाले कम से कम 154 चीन के वैज्ञानिक वापस अपने देश आ गए हैं। ये सभी वैज्ञानिक अब चीन में एडवांस हथियार बनाने वाले स्पेशल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। दावा तो यहां तक है कि इनको चीन की सरकार ने एक प्लान के तहत वापस बुलाया है। शी जिनपिंग को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अमेरिका को हथियारों में मात देने के लिए बेहतर तकनीक की जरूरत है, अनुभवी वैज्ञानिकों की जरूरत है, और चीन की ये जरूरत अमेरिका के अलावा कहीं और से पूरी नहीं हो सकती। यही वजह है कि चीन ने अमेरिका के डिफेंस लैब में काम करने वाले चीन के वैज्ञानिकों की चीन वापसी की रणनीति को एक मिशन बना लिया है। अमेरिका की प्राइवेट इंटेलिजेंस एजेंसी स्ट्राइडर के को फाउंडर और रिपोर्ट को तैयार करने वाले ग्रेग लेवेस्क्यू की माने तो ये टैलेंट ट्रांसफर अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे बड़ा खतरा है। चीन एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसके लिए अमेरिका बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब वाकई समय आ गया है जब कोई कदम उठाना होगा। इस टैलेंट ट्रांसफर के लिए चीन ने अपना सबसे बड़ा टारगेट अमेरिका की लॉस अल्मोस नेशनल लेबोरेटरी को बनाया है। अमेरिका ने लॉस अल्मोस नेशनल लेबोरेटरी में ही सबसे पहले अपने परमाणु हथियार तैयार किए थे। इस लैब में दशकों से चीन के सैकड़ों वैज्ञानिक काम करते रहे हैं। स्ट्राइडर की रिपोर्ट के मुताबिक इस न्यूक्लियर लैब में काम कर रहे ऐसे वैज्ञानिकों को बड़ी सैलरी देकर वापस बुला लिया, ताकि वो चीन की सेना के लिए धरती में काफी गहराई तक हमला करने वाले हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइलें, शांत पनडुब्बियां और एडवांस ड्रोन को बनाने में मदद कर सकें। और इसके लिए चीन एक वैज्ञानिक पर 8 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। अमेरिका के इंटेलिजेंस अधिकारियों की माने तो स्ट्राइडर की ताजी रिपोर्ट ये बताने के लिए काफी है कि कैसे चीन की सरकार टैलेंट रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के जरिए अमेरिकी टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसी सेना तैयार करने में लगी है जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो। कुछ ही दिनों पहले चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग ने अपने न्यूक्लियर की खूब तारीफ की है और नए परमाणु हथियारों के बारे में मीडिया के कैमरे पर खुलकर बोल चुके हैं। दुनिया इस बात से हैरान है कि अब तक जो चीन अपने परमाणु हथियारों पर खामोश रहता था और चुपचाप उनकी रेंज बढ़ाने पर काम करता था, वो अब दुनिया को बता रहा है कि उसके न्यूक्लियर हथियारों को हल्के में ना ले। युद्ध के हालात में चीन की नौसेना और चीन की रॉकेट फोर्स क्या कर सकती है, इस पर सेंटर फॉर द न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी नाम की संस्था की रिसर्च रिपोर्ट में 2 बड़े पॉइंट्स को समझाया गया है। चीन और अमेरिका के युद्ध के खतरे पर इस रिपोर्ट की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है।
पहला ये कि चीन युद्ध में ताइवान पर परमाणु हमला तक कर सकता है, यानी ताइवान को चीन पूरी तरह खत्म कर देगा और चीन उसे दुनिया का दूसरा हिरोशिमा बना सकता है। दूसरी बात ये कि चीन ताइवान पर हमला करने से पहले अमेरिका पर हमला करेगा। उसके टारगेट पर हवाई द्वीप के साथ अलास्का होगा और मेनलैंड में सैन डियागो तक उसकी मिसाइल हमला करेंगी। चीन अमेरिका के साथ जापान को नहीं बख्शेगा। वो प्रशांत महासागर में अमेरिकी अड्डों को तबाह करेगा। इसमें उसके गुआम समेत सभी सैन्य बड़े अड्डे शामिल होंगे। अमेरिकी वायुसेना के मेजर जनरल कैमरन होल्ट ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका के मुकाबले चीन 5 गुना तेजी से नए हथियार बना रहा है, वो भी अमेरिका से 20 गुना कम खर्च पर। यानी जिस आधुनिक हथियार को बनाने में अमेरिका $20 लगा रहा है, उसे चीन सिर्फ $1 के खर्च में तैयार कर रहा है। अमेरिकी एयरफोर्स में अधिग्रहण के लिए बनाई गई स्पेशल टीम में डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी मेजर जनरल कैमरन होल्ट की वार्निंग दुनिया को डराने वाली है। होल्ट का कहना है कि चीन समान क्षमता को हासिल करने के लिए हमारे $20 में लगभग $1 खर्च करता है। अगर हम लागत को कम करने और हमारी रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में गति बढ़ाने का तरीका नहीं समझ सकते हैं, तो हम हारने जा रहे हैं। मेजर जनरल कैमरन होल्ट की यह वार्निंग तब और बड़ी बन जाती है जब ये रिपोर्ट सामने आती है कि चीन अमेरिका तो अमेरिका रूस के साथ भी युद्ध का बिगुल फूंक सकता है। यूएस एयरफोर्स के मेजर जनरल कैमरन होल्ट की माने तो मौजूदा वक्त में चीन C4I फॉर्मूले पर काम कर रहा है। C4 का मतलब है कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर। वहीं I का मतलब है इंटेलिजेंस। इसमें मिसाइलें भी हैं, युद्धपोत भी हैं, फाइटर जेट भी हैं और हाइपरसोनिक हथियार भी हैं। माना जा रहा है कि इस समय चीन के पास जितने आधुनिक हथियार प्रणाली है, वो किसी देश के पास नहीं है। इसके जरिए वो किसी पर भी भारी पड़ सकता है। यही वजह है कि अगर चीन और अमेरिका में भिड़ंत हुई तो हार से बचने के लिए अमेरिका को परमाणु बम का सहारा लेना होगा और इसके लिए चीन को ध्यान में रखकर अमेरिका ने बहुत ही खास मिसाइलें तैयार कर रखी हैं। अमेरिका की ऐसी पहली मिसाइल का नाम है मिनटमैन 3, जिसकी मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर तक है। दूसरी मिसाइल है ट्राइडेंट D5, जो 12,000 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। ऐसे में अगर अमेरिका ने चीन पर परमाणु मिसाइल छोड़ दी तो क्या होगा? क्या शी जिनपिंग के पास परमाणु वार से बचने का कोई रास्ता है? तो जवाब है हाँ।